आज हम डिस्कस करेंगे इससे आगे। पहले हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज़ जो ट्रांसमिट हो रही थी इंसेक्ट से या फिर वाटर से, फूड से। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? वो डिजीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल जाए, या तो टच से या फिर एयर से, फूड से, वाटर से, जो कंटेमिनेट हो चुका है। ठीक है, अब जो ये टेबल 3.1 थी जिसमें ये बताया गया था कि कौन से डिजीज़ किस उसके माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होगी, उसके क्या सिम्टम होंगे और क्या क्या हमें ट्रीटमेंट करवाना है। तो अब क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि कैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो ये हैं ये फैलती कैसे हैं और इन्हें रोका कैसे जा सकता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं। पहला तो कीपिंग आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन, मतलब हमें खुद की सफाई रखनी चाहिए, हाइजेनिक वेल मेंटेन रहना चाहिए और आसपास में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अगर हो तो उसे साफ़ कर दीजिए। दूसरा, प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरीडे, मतलब हर रोज़ डेली टाइम पे बाथिंग करना, अपने क्लोथ्स को वॉश करना और फिर से चेंज करना। तो ये क्या होना चाहिए, बेसिक हाइजीन का मेंटेनेंस होना चाहिए। थर्ड है वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस। अब आप कहीं पे भी खेल के आते हो, मिट्टी भरे हाथ हैं या फिर कहीं कीचड़ में गिर गए तो उसमें हाथ लग गए तो क्या हो गया, अब वहाँ पे भी क्या था, पैथोजेंस प्रेजेंट थे, तो वो वहाँ से आपके हाथों पे लग जाते हैं। इसी वजह से बोलते हैं कि अपने हाथों को कहीं बाहर से आओ तो हमेशा वॉश कर देना। किसके साथ? साबुन के साथ। आती है ना डेटॉल की ऐड, हैंड वॉश की भी और साबुन की भी। तो अच्छे से साफ़ करते रहना चाहिए अपने हाथों को। नेक्स्ट इज़ कवरिंग आवर माउथ एंड नोज़ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। अब ये तो कॉमन सेंस है कि अगर आपको खांसी या छींक आ रही है तो आप क्या करेंगे, अपने माउथ और नोज़ को किससे कवर कर लेंगे? हैंकी से। ठीक है। वेयरिंग ए मास्क इन क्राउडेड प्लेस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। अब कहीं भी क्राउडेड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता किस इंसान को क्या बीमारी हो। जैसे कि किसी को क्या हो, खांसी जुकाम हो, वायरल हो, जो कि बहुत ही कॉमन होता है, तो वो आपको भी कांटेक्ट में आओगे। अगर वो स्नीजिंग करेगा, छींकेगा, तो क्या होगा, एयर से वो वायरस आपके अंदर भी चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल जाएंगी। तो इसलिए क्या हुआ, क्राउडेड प्लेस में जब भी आप जाओगे तो मास्क ज़रूर लगाना है। अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम लाइक टावल्स एंड हैंडकरचीफ्स, और अपने टावल को और हैंडकरचीफ को किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। ठीक है। कीपिंग आवर होम फूड एंड वाटर क्लीन, ये तो बेसिक है कि हमें अपने घर की और हमारे खाने की और पानी की क्या करनी चाहिए, सफाई मेंटेन करनी चाहिए। अब जो ये लड़का खड़ा है, इसके मन में एक क्वेश्चन आया कि क्या डिजीज़ हमेशा ही इन्फेक्शन करती हैं, या फिर कुछ डिजीज़ ऐसी होती जिससे कोई इन्फेक्शन होता ही नहीं, मतलब अगर फैल नहीं सकता। अगला है स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग व्हेन वी आर अनवेल हेल्प्स द बॉडी रिकवर एंड मिनिमाइज स्प्रेडिंग द डिजीज़ टू अदर्स। जब हमें पता चल जाए हमें कोई बीमारी है, जैसे खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने घर पे रह के रेस्ट करना चाहिए अच्छे से, तब तक हम ठीक ना हो जाएं। जब हम रेस्ट करेंगे तभी हमारी बॉडी क्या होगी, जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगी। और दूसरा ये फ़ायदा है कि अगर आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं तो आपसे किसी और को नहीं लगे वो। ठीक है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, वो किससे कॉज होती हैं, वॉर्म से, कीड़ों से, दैट लाइव इनसाइड आवर बॉडीज़, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, स्पेशली इन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्पेशली कहाँ पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब स्टमक या फिर इंटेस्टाइन, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में कवर होता है ना। दे फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड लिव एज पैरासाइट, मतलब ये क्या करते हैं, ये वॉर्म्स, ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हम खाना खाते हैं ना, उस न्यूट्रिएंट्स से अपना खाना बनाते हैं, मतलब वो खुद खा जाते हैं। मतलब खाते तो खाना हम अपने लिए हैं कि हमें न्यूट्रिएंट्स लगे, हम हेल्दी हों, लेकिन वो क्या करते हैं, अब हमारे बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो वो क्या करते हैं, हमारा खाना चुरा के खा जाते हैं। और कैसे रहते हैं, इन जीवों को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन अनदर लिविंग बीइंग, मतलब पैरासाइट क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म
जो कहाँ पे रहते हैं, किसी की बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के ऊपर, क्या करने के लिए, खुद का खाना उससे लेने के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल टिक्स एंड फ्लीज, जो हमारे डॉग्स होते हैं उनको क्या हो जाते हैं, पिस्सू हो जाते हैं ना छोटे छोटे, तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर रहते हैं ताकि वो वहाँ से खून चूस सकें हमारे डॉग का। और फ्लीज क्या होती हैं, वो मक्खियाँ जो बैठ जाती हैं बार बार ब्लड को सक करने के लिए, तो ये होते हैं पैरासाइट। These worms usually spread through contaminated food, water, soil or contact with infected person and animals. अब ये जो worms हैं ये कैसे spread होंगे, contaminated food से, पानी से, मतलब जो दूषित हो गया है ना पानी, जो जिसमें पहले ही संक्रमण फैल गया है, कंटेमिनेशन का हिंदी में मतलब, तो वो क्या होंगे, वहाँ से आ जाएंगे हमारे अंदर। अब कैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर भी वो वॉर्म है, तो वो क्या करेंगे, उड़ के, अब पिस्सू हैं जैसे, वो क्या होता है, उड़ते हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह अगर हमारे डॉग को हैं या फिर हमारी किटी को हैं तो क्या होंगे, अगर हम उसके कांटेक्ट में जाएंगे तो उड़ के हमारे ऊपर भी आ जाएंगे। तो यही बात बोल रखी है कि जो पैरासाइट होते हैं वो कैसे फैल सकते हैं। अब आएगा हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कोज्ड। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ तो वो थी जो कॉन्टैक्ट से आ रही थी या फिर कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, एयर से एक इंसान से दूसरे इंसान फैल रही थी, है ना, जैसे छींक हो गया, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, या फिर मिजल्स हो गया। अब दूसरी डिजीज़ हमने कौन सी पढ़ी थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये वो डिजीज़ हैं, ये वो बीमारियां हैं जो मतलब किससे फैलती हैं, ये एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलती, वो खुद ही अपनी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती हैं और फिर हमारे लाइफस्टाइल को ख़राब कर देती हैं, ठीक है। अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसका क्या क्या एग्जाम्पल था, कैंसर, जैसे कि हमारे सेल्स का, अब सेल से हमारी बॉडी बनी है ना, तो कुछ सेल्स ऐसे हो जाते हैं जिसका अनकंट्रोल्ड डिवीज़न हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा फैल जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है हमें। डायबिटीज़ हो गया, कि शुगर की बीमारी, अस्थमा हो गया, सांस लेने में दिक्कत, सांस फूल जाती है, वो अस्थमा पंप देखा है ना कई लोगों का। तो वो लिंक किससे होती है, हमारी लाइफस्टाइल से, मतलब हमारी दिनचर्या से। अब कोई ऐसा इंसान है जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे बहुत सारा ये डस्ट वगैरह उड़ता रहता है, जैसे चूना वगैरह उड़ता रहता है, टाइल लगवाते हैं जब वो घिसाते हैं तो कितनी धूल मिट्टी होती है ना, तो वो क्या करेगा, वैसे इंसान को क्या हो जाएगा, अब ज़्यादा धूल मिट्टी में रहेंगे तो क्या होगा, अस्थमा की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा है डाइट। अब हमारे जो खाने पीने के अंदर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर ये उगा देते हैं, जब खेती करते हैं लोग तो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र डाल देते हैं ताकि उसकी यील्ड ज़्यादा हो। अब वो उनकी यील्ड ज़्यादा करने के चक्कर में क्या होता है, वो जो फूड होता है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि लेड हो गया या फिर और कोई हो गया, मेटल हो गया, जो कि पॉइजनस है, वो हमारे फूड के अंदर मिल जाता है और फिर कैंसर कोज कर देता है। हमारी एनवायरनमेंट है, अब कोई कुछ भी जला दे रहा है तो पोल्यूशन हो रहा है एयर में, और फिर उसे हम इनटेक कर रहे हैं तो क्या होगा, डिजीज़ ही होंगी ना। दे आर द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन इंडिया। और ये सारी बीमारियाँ क्या हैं, हमारे इंडिया में डेथ का कोज है। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कुछ डिजीज़ जैसे कि स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से, एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से, और गोइटर, आयोडीन की कमी से जो ये बीमारी हो रही थी, इनके बारे में पढ़ा था ना। ये क्या होती हैं, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, मतलब जैसे विटामिन B12 आपके बॉडी के अंदर कम हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। विटामिन सी कम हो जाएगा तो क्या होगा, स्कर्वी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आयोडीन की कमी होगी हमारी बॉडी के अंदर तो हमें क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ़ आई टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन, मतलब किसी भी चीज़ की मात्रा है उसे बैलेंस में लेंगे तो ये अच्छा है, अगर ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, हाइपर हो जाएंगे वो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए, तो भी वो पचा नहीं सकती और हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और अगर हम कम लेंगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। और
स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के लैक को डाइट के अंदर, उसी को हम बोलते हैं क्या, डेफिशिएंसी डिजीज़। अब जैसे आप लोग विटामिन सी नहीं खा रहे, विटामिन सी किस में होता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, विटामिन सी का सोर्स होते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं इनटेक कर रहे तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी स्कर्वी की। तो ये होता है डेफिशिएंसी डिजीज़। किसी मतलब जैसे जिस न्यूट्रिएंट को आपको जिस मात्रा में खाना चाहिए ना, उतनी में नहीं खा रहे, कम में खा रहे हैं, तो उससे होता है डेफिशिएंसी डिजीज़। और ये किस कैटेगरी में आएंगी, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, क्योंकि ये फैलती नहीं है एक इंसान से दूसरे में। दूसरी डिजीज़ हैं जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, मतलब ये ज़्यादा समय तक भी रह सकती हैं, जैसे कि 3 महीने या उससे ज़्यादा टाइम तक भी रह जाए ये बीमारी। अब कैंसर, डायबिटीज़ की तो ऐसी बीमारी है, ये तो लाइफ टाइम भी रह जाती है। तो ये क्या है, क्रोनिक डिजीज़, जो खतरनाक बीमारियां होती हैं, जो कि 3 मंथ से ज़्यादा रह जाती हैं। अब जो डायबिटीज़ है वो कॉमन डिजीज़ है विच इज़ बिकमिंग मोर प्रिवेलेंट इन एडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन। मतलब ये क्या होती जा रही है, कॉमन होती जा रही है, किसमें, बड़ों में भी और बच्चों में भी। इनफैक्ट मतलब इंडिया नाउ हैज़ वन ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। मतलब हमारे इंडिया में क्या है, सबसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हुए हैं। It often develops due to the combination of hormonal imbalance, unhealthy eating habits, lack of physical activity, being overweight or obese and other reasons। और ये किस वजह से हो रही है डायबिटीज़, ये या तो आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि नेचुरल खुद से हो जाता है, ठीक है, या फिर आप कुछ हेल्दी खाना नहीं खा रहे, टाइम पे खाना नहीं खा रहे, और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, मतलब खाते हो सिर्फ ज़्यादा जंक फूड और बैठे रहते हो टीवी के सामने या स्क्रीन के सामने, कुछ काम नहीं कर रहे, तो उससे भी डायबिटीज़ का खतरा रहता है। ओवरवेट हो जाते हो खाते खाते जंक फूड्स, क्या होगा, और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो यही होगा। एंड अदर रीजंस, और भी रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट द कोज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशन। अब हम देखेंगे कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो होती क्यों है हमारी बॉडी के अंदर और कैसे हम इनसे बच सकते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 3.5 है, इसमें क्या करना है, एक सर्वे करना है हमें फाइंड आउट करनी है 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ इन योर नेबरहुड। मतलब हमारे आसपास जाके ये पूछना है कि कौन सी 3 बीमारियां हैं जो किस वजह से हुई है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रहा है, ठीक है। टॉक टू अ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर और इवन अ फैमिली मेम्बर हु नो अबाउट हेल्थ एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चेंज कैन हेल्प प्रिवेंट और मैनेज दिस डिजीज़। मतलब अगर आपके आसपास कोई हॉस्पिटल है तो डॉक्टर, नर्स या किसी हेल्थ वर्कर से पूछिए, या फिर आपकी फैमिली में ही कोई हो जिसको हेल्थ के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो तो उससे पूछिए कि कौन कौन से लाइफस्टाइल हैं जिसे हमें चेंज करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें और ये डिजीज़ हमें ना हो। अब आप कंसल्ट कर सकते हैं किससे, किसी हेल्थ वेबसाइट से, बुक से, टीचर से या डॉक्टर से। और कुछ चीज़ें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आती हैं वो किस वजह से हो रही हैं, उसके साइन और सिम्टम क्या हैं, वो क्या दे रखी हैं 3.2 टेबल के अंदर। अब जैसे सबसे पहले बीमारी क्या है, ओबेसिटी, ठीक है। ये लाइफस्टाइल में कैसे चेंज करना चाहिए, ओबेसिटी का मतलब होता है ज़्यादा फूल जाना, फैट हो जाना, ठीक है। अब इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, एक तो बैलेंस डाइट लिए जाए, ये नहीं है कि जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा खाते रहें और फूलते रहें, ठीक है। जंक फूड से क्या होता है, मैदा जो है ना वो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, और मैदा डाइजेस्ट नहीं हो सकता हमारी बॉडी के अंदर। जो ये मोमोज़, पास्ता और पिज़्ज़ा है, भटूरे हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं, मैदा से, और मैदा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, इसी वजह से क्या होता है, हम फूल जाते हैं। और दूसरा क्या है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये नहीं है कि पूरा दिन बस पड़े रहो और एक्सरसाइज करो ही ना, तो उससे क्या होगा, अपने आप बॉडी इनएक्टिव होती जाएगी। सेकंड है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ क्या है, जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, वो किस वजह से होगी, इसके साइन और सिम्टम क्या होंगे, आपको जब ऐसा लगे कि बार बार वॉशरूम जाना है, या फिर ज़्यादा ही प्यास लग रही है, वेट लॉस जल्दी हो रहा है, थकान हो रही है, या फिर
कोई चोट लग गई तो बहुत ही कम, ज़्यादा टाइम ले रही है आपकी चोट ठीक होने में, तो ये किस चीज़ का साइन होता है? ये डायबिटीज़ का साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है? जब हमारी जो आर्टरीज़ और वेन्स होते हैं ना, उसमें ब्लड ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो करने लग जाए। अब जैसे आप कहीं पानी दे रहे हो, ठीक है, पाइप की मोटर से पाइप लगा के गार्डन में पानी दे रहे हो, एक तो जो नॉर्मल फ़्लो होता है, ठीक है, जो बिना हाथ लगाए पाइप से पानी आएगा, एक आप आगे लगा देते हो तो क्या होता है? हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो सेम इसी तरीके से हमारे हार्ट के अंदर भी हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसे सॉल्ट का इंटेक कम करना चाहिए, कम वो खाना चाहिए, ठीक है। और एक इसके लिए मेडिकेशन भी होती है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो मेडिसिन वो दे वो खा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो ना, और आप अच्छे से मेडिसिन नहीं खा रहे, तो क्या होता है? या तो लकवा लगने की ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, ठीक है, या फिर क्या होता है? हार्ट अटैक, या फिर आपकी जो क्या होगी, आर्टरी या वेन्स हैं वो ब्लास्ट भी हो सकती हैं। तो ये इतना हार्मफुल भी होता है, तो इसलिए हर बीमारी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। कुछ भी सिम्टम लगे तो अपने डॉक्टर के पास जाओ और कंसल्ट करो, जो मेडिकेशन वो दें उसे अच्छे से फॉलो करो। अब है बीएस साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट बनने के लिए डॉक्टर कमल राणा देवी 1917 से 2001, ये जो लिखते हैं ना 1917 से 2001, इसका मतलब ये होता है कि इनका बर्थ कब हुआ था? 1917 के अंदर, और इनकी डेथ हो गई कब? 2001 के अंदर। अब जो डॉक्टर कमल राणा देवी हैं, वो क्या थी? एक पायनियरिंग बायोमेडिकल रिसर्चर थी, ठीक है। इन्होंने किस बारे में पढ़ाई की थी? हॉर्मोन्स के बारे में, या फिर सर्टेन वायरसेस के बारे में, जो किससे लिंक होते हैं? कैंसर से, ताकि हम क्या कर सकें? अब हमें ये पता चलेगा कि ये बीमारी किसकी वजह से हो रही है, तभी तो हम उसका क्या बनाएंगे? एंटीबायोटिक बनाएंगे ना, ताकि उसे लेने से हमारी वो बीमारी ठीक हो जाए। तो इन्होंने वायरस की पहचान की थी जो कैंसर से लिंक होता है, और इसी वजह से क्या हुआ? ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ, और प्रिवेंशन कैसे रख सकते हैं हम, वो उसका पता चला। इनके काम ने क्या बताया था कि कैसे टबैको डाइट या फिर पोल्यूशन रेज करता है कैंसर के रिस्क को, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। और इन्होंने क्या बताया था कि कैसे कैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। जैसे टोबैको, जो ये स्मोकिंग वगैरह करते हैं लोग, ये क्या होता है? हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, ये बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। कैंसर मेजर है, क्योंकि जो टीवी में ऐड आती है ना सिगरेट्स की, तो उसमें भी लिखा होता है छोटा छोटा, ठीक है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं, और फिर वो बीमारी भी इग्नोर कर देती है, और फिर टाटा बाई बाई बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए हेल्दी रहें, सेफ रहें। क्यों फालतू में एक ज़िंदगी मिली, अच्छे से जियो, ज़रूरी है फालतू की चीज़ें करना। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़। अब हम कैसे रोक सकते हैं बीमारी को, और कैसे इससे बच सकते हैं? अब आपने एक फ्रेज़ तो पहले बचपन से सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है, कि सावधानी ज़रूरी है किससे? क्योर से। मतलब अगर आप बीमार ही ना हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा बीमारी ठीक करने से, तो इसका यही मतलब है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम बोथ, मतलब ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से खुद की बॉडी को बचाए रखें, ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। अब एक्टिविटी 3.6 क्या है? उड़ीसा कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन। मतलब उड़ीसा में क्या हुआ है, कम्युनिटी ने क्या किया था? सैनिटेशन कैंपेन लगाया था इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है भद्रक, उसके अंदर क्या हुआ, एक कम्युनिटी ने सैनिटेशन कैंपेन लगाया, और उससे क्या हेल्प हुई? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो टॉयलेट बना सकें और उनका यूज़ कर सकें। पहले क्या होता था, लोग ओपन में ही करते थे, ठीक है,
तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप ओपन में करोगे तो क्या होता है, कंटेमिनेशन का खतरा बढ़ जाता है, हमारी सॉइल भी पॉल्यूट होती है, नेचर भी और हम भी। तो ये नहीं करना चाहिए, इसलिए टॉयलेट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ना कि ओपन का। और इससे क्या हुआ, अब ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट्स बने हैं तो क्या हुआ, दिस रिड्यूस्ड ओपन डिफेक्शन, मतलब बाहर जाके लोग जब फ्रेश होते थे वो होना बंद हो गया, और इसकी वजह से जो बच्चों की हेल्थ है ना वो ठीक होने लगी धीरे धीरे। और कुछ केसेस ही बचे जहाँ पे बच्चों को क्या हुआ था, डायरिया, लूज मोशन हुए या इन्फेक्शन हुए, क्योंकि बाहर पहले सब क्या होते थे, फ्रेश होने के लिए फील्ड्स में जाते थे। अब वही फील्ड से क्या होता है, हमारी जो क्रॉप है वो ग्रो होती है ना। अब जैसे देखो, आपका गार्डन है, ठीक है, अगर उसी के अंदर, या फिर आपके खेत हैं उसी के अंदर तो आप अनाज उगाते और सब कुछ करते, और वहीं जाके लोग फ्रेश होने लग जाए, तो सोच के देखो कितना कंटेमिनेशन होगा। जो क्रॉप वहाँ पे ग्रो हो रही है, अब किसी इंसान के अंदर बीमारी है, कोई बाय कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो वो उसके फीकस के थ्रू फैल जाएगी सॉइल के अंदर। अब वही सॉइल क्या कर रही है, वहीं से न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट इनटेक कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट की तरह वो क्या होगा, वो वायरस भी फैल जाएगा उस प्लांट में, और उस प्लांट का खाना, जैसे वीट का प्लांट था वो गेहूँ था, तो उसे जो भी खाएगा उसको भी वो फैल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, चेन में चढ़ता चला जाएगा कि एक बीमारी एक से ज़्यादा इंसान में फैल रही है, ठीक है। हाउ डू यू इन्फर फ्रॉम दिस केस स्टडीज़, मतलब अब जो ये ऊपर केस स्टडीज़ है इससे आपने क्या सीखा। सिंपल स्टेप्स लाइक गुड सैनिटेशन कैन ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब एक छोटा सा सिंपल स्टेप भी, जैसे इन्होंने सिर्फ क्या किया, टॉयलेट बनाया और उसका यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्फेक्शन कम हो गया और स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीज़ का भी कम हो गया। फाइंड आउट सच कम्युनिटी कैंपेन हेल्ड इन योर लोकेशन, अब आपने ये देखना है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर कितने सारे इस टाइप के कैंपेन लगते हैं या नहीं लगते हैं, ठीक है। और ये आपने क्लास में शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, और अगर नहीं लगते तो आई थिंक हेल्प लेनी चाहिए कम्युनिटी वालों की कि ऐसे ऐसे कैंपेन लगाने चाहिए। अब एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज़, पहले तो था पैथोजेंस और पैरासाइट कि वो कैसे हमारे ऊपर अटैक करते हैं। अब हमारी बॉडी थोड़ी ना ठीक से बैठेगी। अब जो जैसे कहीं पे वॉर हो गया, पिछले साल क्या हुआ था, मतलब किसी की लड़ाई होगी आपस में, छोड़ो वो तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, किसी की आपस में लड़ाई होगी, किसी ने आप पे अटैक कर दिया तो आप भी तो वापस करोगे, ये थोड़ी ना चुपचाप बैठे रहोगे। तो सेम है हमारी बॉडी का, अगर हमें इन्फेक्शन हो गया तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटी बॉडीज़ क्रिएट करती है जो हमारी डिजीज़ से फाइट करें, ठीक है। यू वुड हैव नोटिस दैट सम पीपल गेट सिक मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर्स, आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा बीमार होते हैं दूसरों से, हालांकि वो रहते सेम एनवायरनमेंट में हैं। तो ऐसा क्यों है, अब जो नेचुरल एबिलिटी है हमारी बॉडी की किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, इम्यूनिटी, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जिससे हम फाइट करते हैं डिजीज़ से, उसे बोलेंगे हम इम्यूनिटी। आवर बॉडी हैज़ ए स्पेशल सिस्टम कॉल्ड इम्यून सिस्टम दैट हेल्प फाइट अगेंस्ट डिजीज़, और हमारी बॉडी का क्या सिस्टम होता है, स्पेशल सिस्टम होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, और वो क्या करता है, फाइट करता है किससे, डिजीज़ से। यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप और इंजेक्शंस इन योर चाइल्डहुड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सर्टेन डिजीज़, मतलब बचपन में आपको ऐसा हुआ होगा, जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं या फिर इंजेक्शन लगता है तो वो लगे होंगे बचपन में, वो किस लिए थे, ताकि आपको बीमारियों से बचा सके। जैसे कि पोलियो हो गया, मीज़ल हो गया, टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं, हेपेटाइटिस के लगते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम वैक्सीन्स बोलते हैं, जो कि बचाती है हमें किससे, सीरियस इन्फेक्शन से, जो कि वायरस और बैक्टीरिया से होते हैं। अब जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी को हेल्प करती है ताकि वो डिजीज़ से फाइट कर सके। वो कैसे होगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम ये पहचान लेगा कि जो अटैक हुआ है वो हार्मफुल जर्म्स के द्वारा हुआ है और उसे किल कर देगा, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्शन। और ये कब एक्वायर होगी, जब
डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन और अ वैक्सीन। जब हमें वैक्सीन लगेगी या फिर कोई पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक कर देगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी रिवर्स में उसको अटैक करेगा। वैक्सीन कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। अब वैक्सीन है वो कैसे कैसे बनाई जा सकती है। जैसे कोरोना हुआ था तो उसमें वैक्सीन लगी थी ना, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो वो कैसे बनी थी, या तो वीकेंड और डेड पैथोजन से, लाइक वायरस और बैक्टीरिया। मतलब जिससे हम जिससे वो बीमारी हो रही है ना, जैसे वायरस से हो रही है, तो उसका या तो वीक फॉर्म ले लेंगे या फिर जो डेड पैथोजन होगा कि या फिर इनएक्टिव या हार्मलेस पार्ट पैथोजन का, उसे इंजेक्ट कर देंगे हमारी बॉडी के अंदर। और अब हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल को देख के क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो फाइट करना सीख जाएगा, ताकि आगे से बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाए कोई वायरस तो उससे क्या सके, लड़ सके। जैसे कि एग्जाम्पल है टेटनस शॉट। अब जो टेटनस है उसका शॉट देते हैं ना, कब, जब हमें कोई इंजरी हो सकती है तब हो जा, जैसे गिर गए और फिर चोट लगी तो क्या करते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। वो किस लिए होता है, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो टेटनस कोजिंग बैक्टीरिया से। और उस टेटनस शॉट के अंदर क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होती है किसकी, बैक्टीरियल टॉक्सिन की, जो क्या किसे हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, ताकि वो डेवलप कर सके प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, उस डिजीज़ के अगेंस्ट। ठीक है। अब जो पहली वैक्सीन थी वो कब डिस्कवर हुई थी, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है। जो एडवर्ड जीनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है। स्मॉल पॉक्स क्या है, एक डेडली डिजीज़ थी जिसने क्या किया था, बहुत हड़कंप मचाया था और बहुत सारे लोग क्या हुए थे, इस बीमारी के अंदर मर गए थे। अ माइल्डर डिजीज़ कोल्ड काउपॉक्स, और इसी का माइल्डर डिजीज़ क्या है, काउपॉक्स, जो किस में थी, गाय के अंदर। कुड ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन्स, मतलब वो बीमारी क्या थी, ह्यूमन्स को भी इन्फेक्ट कर रही थी। इन लेट 1700s, मतलब 1700 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, एक इंग्लिश डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया था कि जो लोग थे जिनके अंदर काउपॉक्स था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने इन्वेंशन किया किसका, पहली वैक्सीन का, जो हमें प्रोटेक्ट करे किससे, स्मॉल पॉक्स से। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन, इंडिया हैज़ हैड अ ट्रेडिशनल मेथड कॉल्ड violation to protect against smallpox. It involved using material from a smallpox sore to scratch the skin and create a mild infection and build immunity. People who performed this practice were known as ठेकेदार्स। मतलब क्या किया जाता था पहले, जैसे हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे, जो आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक थे हमारे इंडिया के, वो क्या करते थे, ट्रेडिशनल मेथड को अपनाते थे ताकि क्या कर सकें, हमें स्मॉल पॉक्स से बचा सके। और उन्होंने क्या किया, एक ऐसी चीज़ से स्क्रैच कर दिया अपनी स्किन को ताकि वो इन्फेक्शन फैल जाए और फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, इम्यूनिटी डेवलप कर देगी। ठीक है। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। अब आपको एक साइंटिस्ट की तरह सोचना है। आपने ऑब्जर्व किया क्या, Jenner observed that milkmaids who had cowpox did not catch smallpox, likely because the two viruses are related. मतलब जेनर ने क्या देखा था कि अब जो गायें रखते हैं उन लोगों को क्या हुआ, उन गाय के अंदर क्या था, काउपॉक्स था, तो जिन लोगों ने गायें रख रखी थी उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो काउपॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, वो आपस में रिलेटेड थे वायरस दोनों, इसी वजह से अगर एक हो रहा था दूसरा नहीं हो रहा था। हाइपोथेसिस, अब उसने ये सोचा, कंटेंट इन द पस ऑफ काउपॉक्स ब्लिस्टर प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। अब जैसे जिसको काउपॉक्स हो गया, ठीक है, तो वो किससे प्रोटेक्ट कर रहा था, स्मॉल पॉक्स से। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउपॉक्स सैप इनटू अ बॉय। मतलब उसने क्या किया, एक काउपॉक्स का सैप है ना, किसी बच्चे के हाथ पे लगा दिया और उसने क्या देखा कि उस बच्चे को फिर दोबारा से स्मॉल पॉक्स से कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। और इससे उसने क्या रिज़ल्ट निकाला
He found that people who were infected with cowpox sap were now resistant to smallpox. और उन्होंने ये देखा कि जिन जिन लोगों को काउपॉक्स से बीमारी हुई थी वो रेजिस्टेंट हो गए थे, मतलब उस पर असर ही नहीं कर रहा था स्मॉल पॉक्स का वायरस। अब इसकी एप्लीकेशन मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प इरेडिकेट क्या स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। और फिर इसी तरीके से सबको क्या लगाया गया, काउपॉक्स का सैप का इंजेक्शन लगाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स बिल्कुल ख़त्म हो गया। वैक्सीन आर वन ऑफ मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। मतलब जो वैक्सीन होती है वो सबसे अच्छा तरीका होता है किसका, लोगों को बचाने का, हर उम्र में किससे, डिजीज़ थे, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों या बूढ़े हों, अगेंस्ट मैनी सीरियस डिजीज़, बहुत ही सीरियस डिजीज़ से भी, ठीक है। दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड सेव मिलियन ऑफ लाइफ्स एवरी ईयर। अब ये वैक्सीन क्या करती हैं, हमें बीमार होने से बचाती है, उनका अब जो किसी एक को बीमारी होगी तो वो दूसरे तक फैलने से बचाती हैं और सबकी लाइफ को क्या करती है, सेव करती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव। मतलब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वैक्सीन है ना वो ठीक करने के लिए नहीं होती है, बल्कि किस लिए होती है, ताकि हमें वो बीमारी हो ना। दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीज़ बिफोर दे हैपन। मतलब वो बीमारी होने से पहले ही उसका इन्फेक्शन हम तक ना पहुँचे, इसलिए होती है वैक्सीन। बट डू नॉट ट्रीट दैम वंस समवन इज़ ऑलरेडी सिक। और अगर कोई बीमार हो गया ना उस वायरस से तो हमें वो नहीं लगानी चाहिए उसे। सम पीपल में फियर और डाउट वैक्सीन। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें डर लगता है वैक्सीन लगवाने से या फिर वो डाउट करते हैं, पर जो साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं वो केयरफुली टेस्ट करते हैं और फिर ही उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर यूज़ करते हैं। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स यू बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू। मतलब अगर आप इन वैक्सीनेशन ले रहे हो ना तो वो सिर्फ आपको नहीं बचाता, वो आपके आसपास के लोगों को भी बचाता है। अब इंडियाज़ रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। अब हमारा क्या रोल है इंडिया का कि हम वैक्सीन प्रोडक्ट कर रहे हैं या नहीं, मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं या नहीं। इंडिया क्या है, एक लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। मतलब हमारा इंडिया भी क्या करता है, बहुत सारी वैक्सीन्स बनाता है, ये मैन्युफैक्चर करता है वैक्सीन्स को बड़े स्केल के ऊपर सप्लाई करता है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी। और जो इंडियन वैक्सीन है कंपनीज, वो एक की रोल प्रोवाइड किया था कब, कोविड-19 पेंडेमिक जब आया था ना, और कंटिन्यू किया था ग्लोबल हेल्थ एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इससे पता चला कि हमारा इंडिया भी वैक्सीन प्रोड्यूसर है और वो दूसरे देशों को भी वैक्सीन क्या करता है, सप्लाई करता है। अब भी है साइंटिस्ट। अब जो डॉक्टर महाराज किशन भान क्या थे, एक वेल नोन इंडियन डॉक्टर थे और साइंटिस्ट थे। ये सेक्रेटरी थे बायोटेक डिपार्टमेंट के। इन्होंने क्या हेल्प किया था, साइंस को प्रमोट किया था और इंडिया को इनोवेशंस दी थी, मतलब नई नई खोज की थी इन्होंने। ही प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग द रोटा वायरस वैक्सीन। मतलब इन्होंने क्या डेवलप किया था, रोटा वायरस वैक्सीन डेवलप की थी। अब ये वैक्सीन किसके काम आती है, बच्चों को बचाती है ये, ताकि उनको क्या हो, डायरिया मतलब लूज मोशन ना हो। He believed in using research to create affordable healthcare and made a big difference in India's health and biotechnology sectors. मतलब उनका क्या मानना था कि वो ऐसा रिसर्च करें ताकि जो दवाइयाँ हैं वो सस्ते में हर किसी को उपलब्ध हो और कम से कम लोग बीमार हो और हमारा इंडिया आगे बढ़े। अब है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। पहले तो हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा कि वो क्या है, फिर वो दो टाइप की थी, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, वो फैलती कैसी थी, सिम्टम क्या थे, कैसे बचा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा पैरासाइट के बारे में, ठीक है, फिर पैथोजेंस के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं कि फिर हमने वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे वैक्सीन का हेल्प होता है, वो बीमारी से पहले लगती है ना कि जब कोई बीमार हो जाए तब वैक्सीन लगानी होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है उसे ठीक कैसे होना है, ठीक है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है हमें किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाने के लिए,
तो हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं, और फिर हमें कहाँ जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर हमें क्या कर देते हैं, दवाइयाँ, और उन दवाइयों को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। देखो जो वैक्सीन थी ना, वो थी जो बीमार होने से पहले लगती है सबको, ताकि वो बीमारी ना हो। और एंटीबायोटिक क्या होती है, वो मेडिसिन होती है जो बीमार होने के बाद हम लेते हैं, ठीक है। और वो क्या करती है, बैक्टीरिया को मार देती है जिसने उस डिजीज़ को कोज किया है। और जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकती है, बिकॉज दे टारगेट पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एंड दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन और अदर एनिमल सेल्स। मतलब वो किसको मारती है, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया सेल को, ठीक है। ह्यूमन सेल या फिर एनिमल सेल पे वो कोई असर नहीं करती, क्योंकि वो तो हेल्दी सेल्स हैं। अब जो इन्फेक्टेड सेल है सिर्फ उसी को तो मारेगी ना एंटीबायोटिक। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस और डिजीज़ कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। अगर कोई बीमारी आपको वायरस या प्रोटोजोआ से हुई है ना, वो उससे हमें नहीं बचाती, सिर्फ बैक्टीरिया उससे बचाती है, डिजीज़ से। अब थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। एक और साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवरी की थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन, और वो थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इन्होंने 1928 के अंदर डिस्कवरी की थी, किसकी, पेनिसिलिन की। अब ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जो बैक्टीरिया पे काम करते थे, और ये कहाँ से थे, लंदन से। While studying harmful bacteria, he noticed that a mold on a discarded petri dish stopped and bacteria from growing. मतलब इन्होंने क्या किया, ये हार्मफुल बैक्टीरिया पे भी काम करते थे, तो इन्होंने क्या देखा कि जो मोल्ड है किसी डिस्चार्ज पेट्री डिश, मतलब कोई इनका लैब के अंदर क्या था, एक पेट्री डिश होती है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए कुछ सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक कटोरी टाइप। तो वो क्या कर रखी थी, बिना धोई रख रखी थी, तो उसके ऊपर क्या आ गया था, एक मोल्ड आ गया था, मतलब फुई टाइप लग गई थी। और उसने क्या किया था, उस मोल्ड की वजह से क्या हो रहा था, उस पेट्री डिश के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। अब उसने ये रियलाइज़ किया, मतलब उसने ये सोचा कि ये जो मोल्ड है ना, ये कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज़ कर रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या है, मर रहा है। और इसी सोच की वजह से इन्होंने क्या डिस्कवरी कर दी, पेनिसिलिन की। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक कर दे, वो क्या थी, पेनिसिलिन। दो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड हैव सेव्ड मिलियन ऑफ लाइव्स सिंस देयर डिस्कवरी। मतलब एंटीबायोटिक जब से हमें पता चली, तो इन्होंने क्या किया है, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाया और बहुत सारे लोगों को मरने से भी बचाया है, ठीक है। देयर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हैज़ लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस। अब किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, उससे जो बैक्टीरिया था जिसे वो बैक्टीरिया को मार रही थी, तो वो भी क्या करेगा, अपने आप को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना लेगा। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे बैक्टीरिया क्या करता है, जो पहले किसी एंटीबायोटिक से मर जाता था, अब वो उसी के अंदर क्या हो जाता है, सरवाइव कर जाता है और मल्टीप्लाई कर देता है, डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद दैट एंटीबायोटिक। मतलब उस एंटीबायोटिक से मरने की बजाय वो क्या हो जाता है, उस पर मल्टीप्लाई कर जाता है और वो जी जाता है। दिस मेक्स common infection harder to treat and increase the risk of complication, prolonged illness and even death. और इसी वजह से क्या है, जो कॉमन इन्फेक्शन है उनसे बचना भी क्या हो गया, मुश्किल हो गया, और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ती गई और प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब बीमारी चलती रही और कभी कभी तो क्या हो जाता है, डेथ। अब ये क्या है, स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन कम्युनिटी। मतलब किसी कम्युनिटी के अंदर हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी, ठीक है। टेक एंटीबायोटिक व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब एंटीबायोटिक कब लेना, जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट इन ए ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी ने क्या ली, एंटीबायोटिक ली।
और उसने क्या किया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। मे हैव सीरियस इलनेस एंड गेट केयर एट अ हॉस्पिटल। और फिर क्या हुआ, सीरियस बीमारी हुई और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। स्प्रेड डायरेक्टली टू अदर पेशेंट और इनडायरेक्टली थ्रू हेल्थ केयर वर्कर्स। और फिर इस इन्फेक्शन को, क्योंकि ये कम्युनिकेबल है, तो क्या हुआ, दूसरे लोगों तक भी फैल गया। स्प्रेड इन हॉस्पिटल थ्रू डर्टी सरफेस। और कहीं पे भी अगर क्या था, क्लीनलीनेस नहीं थी, गंदगी थी, तो वहाँ से पूरे हॉस्पिटल में फैल गया। अब पेशेंट कहाँ गया, घर पे, और घर पे क्या हुआ, पूरी फैमिली के अंदर फैल गया। ठीक है, ये क्या बता रहा है पता है, किस वजह से, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और फिर भी आप एंटीबायोटिक ले लेते हो ना, तो ये ऐसे ही ये साइकिल चलेगी, फिर आपके अंदर बैक्टीरिया स्प्रेड होता चला जाएगा। अब दूसरा केस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया इन एनिमल्स। मतलब एनिमल्स ने क्या ली, ये एंटीबायोटिक ले ली। ठीक है, तो क्या हुआ, स्प्रेड थ्रू सॉइल इन अ क्रॉप फील्ड, मैन्योर, एनिमल एंड फीकस। अब ये बैक्टीरिया क्या हुआ, हमारी काव और जो ये मुर्गा है, पिग है, इनके अंदर क्या हुआ, फैल गया। अगर एंटीबायोटिक बिना बीमारी ली इनको दे दी गई तो क्या हुआ, इनके अंदर ये बैक्टीरिया फैल गया। अब ये जहाँ पे भी अपना वेस्ट छोड़ेंगी फील्ड के अंदर, तो वो क्या होगा, मैन्योर की तरह, खाद की तरह यूज़ करते हैं हम इनके वेस्ट को, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे क्रॉप के अंदर चला जाएगा वो बैक्टीरिया। और फिर हम उस क्रॉप को जब खाएंगे, जैसे रोटी बना के गेहूँ की खाते हैं, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाएगा। या फिर इन्फेक्शन बैक्टीरिया का किस में हो गया, काऊ के अंदर, और वही काऊ का मिल्क हमने पी लिया या फिर उसका बटर यूज़ कर लिया, तो भी हमें क्या होगा, वो बैक्टीरिया लग जाएगा। तो ये क्या चीज़ थी कि कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड होता है कम्युनिटी के अंदर। अब ये देखना है, हाउ बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। मतलब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से कैसे रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब कैसे बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक का असर करना बंद हो जाता है। पहले क्या हुआ, अ फ्यू माइक्रोब्स डेवलप रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। कुछ माइक्रोब ने क्या किया, रेजिस्टेंट डेवलप कर ली, किससे, एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक क्या थी, वो दवाई थी जो हम ले रहे थे जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा था। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया, उस दवाई का असर होना बंद हो गया उनके ऊपर। ठीक है, वो हम दवाई ले रहे हैं ना, फिर भी वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, जी गया। ठीक है, लाइव हो रहा था वो, लीव मतलब सरवाइव कर गया। अब क्या हुआ, जब एंटीबायोटिक किल बैक्टीरिया कॉजिंग इलनेस, दे ऑल्सो किल गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। अब क्या हुआ, जब हमने एंटीबायोटिक ले ली तो उसने उस बैक्टीरिया को तो मारा ही जो बीमारी फैला रहा था, उन बैक्टीरिया को भी मार दिया जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा रहे थे। अब उन्हीं बैक्टीरिया को मार देगा जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो क्या होगा, इन्फेक्शन जल्दी फैलेगा, है ना। अब तीसरा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर। अब क्या करेगा, जो है अच्छा बैक्टीरिया था वो तो एंटीबायोटिक ने मार दिया। अब जो जिसने रेजिस्टेंट डेवलप कर ली थी, मतलब जो एंटीबायोटिक खाने के बाद भी सरवाइव कर गया था, वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होने लग जाएगा। और ऐसे मल्टीप्लाई होते होते उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। अब कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से, कहाँ पे, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, और फिर क्या होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या लिख रखा है, एंटीबायोटिक। अब कोई इंसान क्या आया, उसने किसी दुकान पे आया और बोला कि मेरे को है ना एंटीबायोटिक चाहिए अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि उससे क्या हो गया, सोर थ्रोट हुआ है, मतलब गले में क्या हो गया, खराश हो गई और फीवर हो गया, उसे बुखार आ गया मेरी मम्मी को, इसलिए मुझे एंटीबायोटिक चाहिए। तो ये दुकान वाले क्या बोलते हैं कि पहले आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ। मतलब डॉक्टर इसीलिए बोलते हैं कि डॉक्टर जब लिख के देना तभी दवाइयाँ खानी चाहिए, ये नहीं कि कभी कोई अपने हिसाब से खा ले, फिर उससे क्या होगा, ज़्यादा बीमारी हो जाती है। क्योंकि एंटीबायोटिक से कई बार रेजिस्टेंट हो गए बैक्टीरिया, दूसरा हार्मफुल वायरलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है, दूसरे पिक्चर में देखो,
ये आदमी पूछ रहा है कि क्या आप अपनी भैंस को एंटीबायोटिक देते हो, मतलब काऊ को या भैंस बफेलो को किसी भी। फिर ये जो मालकिन है, जो जिनकी ये गाय, ये बोलती है कि नहीं, हम अपनी गाय को कोई एंटीबायोटिक नहीं देते। तो आगे जाके ये बता रखा है कि एक इंसान क्या कर रहा है, अपनी गाय को क्या दे रहा है, एंटीबायोटिक। तो बच्चे उसे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं पापा, इसको एंटीबायोटिक मत दो। फिर एक ने एक्सप्लेन किया अपने पापा को, उसने कहा क्यों ना दूँ। तो उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना लेंगे, मतलब बीमारी फैला देंगे बचने के बजाय। और अब कुछ मिनरल्स और विटामिन एंटीबायोटिक्स हैं जो क्या करते हैं, हमें बीमारी में मदद करते हैं ताकि हम जल्दी से रिकवर हो सकें और फोकस कर सकें किस पे, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल पे, बैलेंस डाइट पे। वाइल जो ये सिस्टम्स हैं वो हेल्प करते हैं विद सम कंडीशन एंड आर यूजफुल फॉर एवरीडे वेलबींग। और ये क्या करते हैं, हमें रोज़ ठीक रहने के लिए भी यूज़फुल होते हैं। दे मे नॉट बी इफ़ेक्टिव फॉर ऑल डिजीज़ एंड एट ऑल स्टेजेस। और ये जो दवाई वगैरह, मिनरल्स वगैरह हैं, ये हर स्टेज पे नहीं ले सकते, कुछ ही स्टेजेस पे ली जाती हैं जब डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं। अब कुछ थेरेपी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, ताकि वो उनके फोकस कर सके उनके सिम्टम को मैनेज करने में, या फिर इम्प्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज एंड रिहैबिलिटेशन। अर्ली डायग्नोसिस एंड कंटिन्यूस केयर आर की टू कंट्रोल डिजीज प्रोग्रेशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। मतलब हमेशा क्या करना चाहिए, जितना जल्दी बीमारी को ठीक किया जा सकता है ना, उसका निदान किया जा सकता है, उतना ही अच्छा है। ठीक है, अर्ली स्टेजेस के अंदर, ताकि उस बीमारी से हम जल्दी से ठीक हो सकें और क्या हो, रिकवर हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया। आगे क्वेश्चंस हैं तो वो अपने घर पे ट्राई करना, जो ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।